गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज प्राचीन इतिहास का एमसीक्यूज कराने जा रहा हूँ। जो बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है 3.0 जो मार्च में होने वाली है आगामी बीपीएससी और यूपीपीएससी जो मार्च में, सबके लिए यह एमसीक्यूज होगा। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वही लाया गया आप लोगों के लिए। अगर और किसी तरह के वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा और उस टाइप का वीडियो बना के दिया जाएगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है वही क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। देखिए 64वीं 2018 प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सब इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक ताम्र पहचान युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। अब काला मत कर दीजिएगा, कितना बार कंफ्यूज में काला भी मार देते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल रंग का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। ये सब क्वेश्चन में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। देख रहे हैं अभी क्वेश्चन 39 बीपीएससी प्री 1994 सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो सिंधु सभ्यता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पकी हुई ईंटों से बनी इमारत। क्या है? पकी हुई ईंटों की से इमारत। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना है जाता है। नगर के और कस्बे निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है। 55वीं 56वीं और 2011 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल है। अब ये भी पूछ सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। याद रखिएगा, आप ऐसे याद रखिएगा। जो आदमी लोथ रहेगा तो उसको तो दुख भोगना ही ना पड़ेगा। जो लोथ व्यक्ति रहेगा, देख रहा है 67 बीपीएससी जो ताज़ा अभी रिजल्ट आया 1 महीना पहले फाइनल, उसमें प्री 2022 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। कहाँ से हुआ? बनावली से। 60 62वीं 2016। देखिए 3 बार पूछ चुका है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों का निशान मिले? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में से जोते हुए खेतों का निशान मिले? तो कालीबंगा से मिले हैं जोते हुए खेतों का निशान। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। बोगजर कोई का महत्व इसलिए है? इसका महत्व इसलिए है। बोगज कोई का महत्व किस लिए है? तो
वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं बोगज कोई उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। पारुष्णी या परुष्णी कहिए, नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। थोड़ा आप पढ़ के मैं सुना देना। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे, वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। उसी का नाम रावी है, आप समझ गए होंगे। वर्तमान, जिसमें भरतों के राजा सूरदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दु, यदु, पुरु, तुवर्सु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसे पुरोहित विश्वामित्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था? 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वह 9वां मंडल होगा। ऋग्वेदिक सभ्यता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेदिक का 9वां मंडल किसको? तो सोम को समर्पित है। सोम उस समय पे एवं नामीकृत देवता था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया? तो वैशेषिक ने किया। देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों, 2020 में, हाल ही फिलहाल। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? देखिए कितने बार पूछा गया है क्वेश्चन है। देखिए आपको तो ये एकदम आसान क्वेश्चन लगता है, लेकिन कितने बार पूछा गया। अगर बिहार टीचर का एग्जाम देते, बीपीएससी का देते, बिहार एसएससी देते, बिहार सीजीएल देते, तो कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। बिहार का अगर एग्जाम देते, जैसे बीपीएससी, बिहार टीचर, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, इस सब के लिए एकदम फेवरेट क्वेश्चन है ये। आना ही आना रहता है सब क्वेश्चन। एक बौद्ध से, एक जैन से, ये सब क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। देखिए महावीर स्वामी का जन्म 599 पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ पैतृक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामली था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामली था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उसने प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जामली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए थे। निम्न में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ? कि उसका मृत्यु हो जाना।
त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह बुद्ध धर्म की। देखिए 63वीं 2017 में पूछा गया था। त्रिपिटक या तीन रत्न जिसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में किससे संबंधित है? बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित है। क्योंकि हिंदू ईसाई से तो होगा नहीं, तो बुद्ध जैन में है तो जैन से होगा। क्योंकि बुद्ध में जो त्रिपिटक है ना, बुद्ध धम्म संघ है, बुद्ध धम्म और संघ, याद रखिएगा। इसमें ये जैन हो जाएगा। देखिए जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक बताए गए हैं, जिसमें सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। आत्म दमन ये समान नहीं है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। आत्म दमन याद रखिएगा। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी का है? बौद्ध गया में बोधि वृक्ष बौद्ध गया में बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का? पंचम पीढ़ी का है। पंचम पीढ़ी का है। इसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत लंबा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम फिर लग जाएगा वीडियो बनाने में। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय के लिए रूप में किया था? तो आजीविकों के लिए। अभी मेंस में अगर जो बीपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, तो दशरथ जो आपको पढ़ने को मिलेगा, तो मेंस में भी बराबर का गुफाओं का से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वहाँ भी आपको काम देगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखनी घोषाल होंगे। इसका आंसर शायद मखनी घोषाल ही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखनी घोषाल थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयीन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयीन थे। ये किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयीन द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयीन द्वारा। सी होगा आंसर। हर्यक वंशीय शासक उदयीन या उग्रभद्र के शासन की सर्वप्रथम घटना गंगा एवं सोम नदियों के संगम पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयीन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयीन ने बसाया था। मगध नरेश उदयीन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डी लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रिज थी। राजगीर या गिरिब्रिज थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। इसने राजगिरी या गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था।
यह हर्यक वंश से संबंधित। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी गिरिविजय से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अजातशत्रु किस वंश के अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश के थे। देखिए 55वीं 53वीं 55वीं 2020। मगध का शासक अजातशत्रु सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। क्वेश्चन एकदम 48वीं 52वीं 2008 देख लीजिए कितने बार पूछा है क्वेश्चन। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी, याद रखिएगा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटो ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेजी विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम प्रिय की पहचान सिहल के राजा तिस्त के कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अनुश्रुतियों 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका, तो जानते ही होंगे मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज थे। देखिए 55वीं 59वीं कितने में पूछ दिया? 55वीं 56वीं 59वीं 2015। मेगास्थनी का दूत कौन था? मेगास्थनीज का दूत कौन था? देख रहे हैं, मेगास्थनीज का दूत कौन था? तो सेलुकस था। सेलुकस निकेटर इसका नाम है पूरा। क्या नाम है इसका? सेलुकस निकेटर। यही इसका दूत था मेगास्थनीज का, सेलुकस निकेटर। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था? तो बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। 48वीं 52वीं देख लीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या से पुष्यमिशुन के द्वारा की गई। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का झुकाव था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो सतावाहन से शासकों से था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। देखिए 56वीं 59वीं 2015। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसे हुनों को पराजित किया थे। गुप्त सम्राट जिसे हुनों को पराजित किया था कौन था? स्कंदगुप्त था। देखिए 55वीं 53वीं 55वीं और 2011 पराजित किया था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? देखिए 60 62वीं या 2016 कितनी बार पूछ चुका है क्वेश्चन। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। बिना जोती हुई जंगली भूमि को ये आंसर होगा इसका।
अपहृत कहा जाता था। चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा की थी। संयुगन चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईसा पूर्व में की थी। कब? 515 से 520 ईसा पूर्व में। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनसॉन्ग ने किया था। किसने किया था? हेनसॉन्ग ने किया था। कलहन की पुस्तक का क्या नाम था? तो राज तरंगिणी होगा इसका। कलहन की पुस्तक का क्या नाम था? राज तरंगिणी। औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में अवस्थित था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्यदेव था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्यदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में तो कश्मीर में सी होगा। कश्मीर में आयोजित की गई थी। 4 बौद्ध संगीति हुई थी, आपको याद होगा। राजगीर पहला कहाँ हुआ था? तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में हुई थी। तो 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। बौद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध की हुई थी। देखिए 67 की उस समय कितने इजी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो इजी पूछा ही जाता है। मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम हो तो 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे पूछ दिए जाते हैं एकदम इजी तरीके से कि हर आदमी बना सके। तो बौद्ध गया में किसकी ज्ञान की प्राप्ति? तो गौतम बुद्ध की। देख रहे हैं 67 बीपीएससी में पूछ दिया गया था। तो कुछ तो क्वेश्चन इजी होता ही है। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ कहाँ बनवाया गया? तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। किसके समय? कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। देख रहे 46 में बीपीएससी 2003-4 मतलब एक ही बार हुआ था। 64वीं बीपीएससी पहले 2-2, 3-3 बीपीएससी एक ही बार हुआ करता था, मतलब लेट चलता था। 5 वर्षीय योजना था बीपीएससी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का कौन सा युग है? तो गुप्त काल है।
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। देख रहे हो उस समय कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? 42 में, 97, 98 में पूछा गया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। किस लिए? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू किया गया था। देख लीजिए इसको थोड़ा। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित थी। मनसब में 3 बातें निर्धारित। पहला देख लीजिए, पदाधिकारी का वरीयता क्रम। दूसरा, वेतनमान। और तीसरा, सैनिकों के उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों की प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। कब हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिह ब्रिज थी, या राजगीर कहिए। पता नहीं क्यों स्टार मार दी। विकल्प ए और सी सही है। अच्छा, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी तो था। सही बात है, ये और सी है इसलिए मार दिया है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिह ब्रिज थी, जिसको राजगीर भी कहा जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन? मौर्य वंश का शासक रहा। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णित हुआ है? तो विशाखदत्त का। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा था? धनानंद था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था किससे बना था? तो लकड़ियों से बना हुआ था, याद रखिएगा। पटना में बिहार के समीप बुलंदीबाग में एवं कुम्हार जानते हैं ना? पटना में कुम्हार खुदाई के मौर्य काल में लकड़ी एवं विशाल भवनों का अवशेष प्राप्त प्रकाश में आए थे। अति पूछा जाता है, मेंस में भी है। बीपीएससी का अगर जो एग्जाम देते तो कुम्हार के बारे में पूछा जाता है, मेंस में भी है, मेंस के चैप्टर में शामिल है। प्रकाश में आए थे। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नहर के परकोटे का अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। याद रखिएगा, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था। रुद्रदामन जूनागढ़ का अभिलेख से ज्ञात होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था?
कौन सा था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, श्रीलंका था। श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा, अशोक के समय बौद्ध सभा किस जगह आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृतिक थी। निम्नलिखित में से किस प्राचीन की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या था? संदेश क्या था? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो एक से अधिक होगा, शांति, अहिंसा था। सजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता। तो एक से अधिक हो जाए। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को, अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। तो कौन सा अभिषेक है? तो भाब्रू स्तंभ लेख है। भाब्रू, याद रखिएगा, भाब्रू स्तंभ लेख है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो चक्रवर्ती, तो प्रियदर्शी, तो प्रियदर्शी नामों से जाने जाते हैं अशोक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक। देख रहे हैं, 63वीं बीबीएस 2017 में पूछा गया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है, विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है? तो 7 श्रेणियों में बांटा है। कितने में बांटा? 7 श्रेणियों में। थोड़ा इसको मैं बता दे रहा हूँ, 7 श्रेणी क्या क्या है। मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। देख लीजिए। पहला, दार्शनिक, कृषि, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनी भारतीय समाज को दास प्रथा के प्रचलित होने के उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे भिन्न पेशा की अपना सकता था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया गया। किसमें किया गया? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी किसने लिखी थी? पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी किसने लिखी थी? तो उक्त में से कोई नहीं, उसमें से टेसियस ने, प्लिनी ने, ट्रेबो ने, टॉलमी ने। तो पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी एक ग्रेगियन रोमन पेरिप्लस, यह एक रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। तो आंसर ये हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। देख रहे 46 बीपीएससी 2003-04 जो एक ही बार एग्जाम होता था, 2-2 3-3 बार। बीपीएससी जब पंचवर्षीय योजना चलाता था, जो 2-2 3-3 बार, जैसे 55वीं 56वीं 60 से 62वीं 2-2 3-3 बीपीएससी एक ही बार होता था, लेट चलता था। अब तो कम से कम 60
62वीं बीपीएससी के बाद 60 से 62 के बाद बीपीएससी कंटिन्यू हर साल ले रही है एग्ज़ाम। एक काम तो बीपीएससी अच्छी करे जो बीपीएससी स्टूडेंट है। टीचर का बहाली तो अभी इतना आ जाए, कोई ना कोई लीजिए आप 1 से 5 या 6 से 8, 8 से 10, 11, 12 कोई ना कोई में मारिए बाजी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो इंडिका में उपलब्ध है। अंत भला तो सब भला, तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। मार्च में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा टीचर का, इसलिए जम के पढ़िए, जितना क्वेश्चन लगा सकते लगाइए, रिवीजन कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए। लुसेंट से काम नहीं चलेगा तो आप रेफरेंस बुक को भी पढ़िए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो 11th-12th का भरा है ना, अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन आ जा रहा है उसमें। कला के गांधार शैली निम्न में से फली फूली है। कला की गांधार शैली निम्न में से फली फूली है। कब फली थी? कुषाणों के समय में फली फूली। कब फली? कुषाणों के समय में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुए थे? किस शासक के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुए थे? तो कनिष्क के समय हुए थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कण्वा या कण्व वंश। कण्वा या कण्व वंश। देख रहे 44, 2001-2। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की थी। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरौच, केकाम्बे। तो एक से अधिक होगा। 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ था? बंगाल में था। देख लीजिए, यह बंगाल में था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पश्चिम चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भोतुकच भरोच था। भोतुकच को भरोच कहता था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा केकाम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में मतलब गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग था। क्या था? उपज का छठा भाग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त की। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने कहा था। किसने? आर्यभट्ट ने कहा था। चीनी यात्री हेनसॉन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसॉन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। चीनी यात्री हेनसॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। हेनसॉन की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के हेनसॉन की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? कौन सा था? तो मथुरा था। सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। बानी कभी बान निवासी था? कभी बान कहाँ का निवासी था? तो पाटलिपुत्र का निवासी था। कभी बान कहाँ का निवासी था? तो पाटलिपुत्र का निवासी था।
चीनी यात्री स्टिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब किया था? चीनी यात्री स्टिंग ने बिहार का भ्रमण लगभग किया था, तो उक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों पर यात्रा की थी। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार। देखिए 55वीं बीपीएससी देख रहे हैं, 59वीं 2015 पीरी, तो बराबर ही क्वेश्चन पूछा गया है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि बिहार के राजाओं का संपर्क था, किसे था? जावा सुमात्रा से। 43वीं 1999 पूछा गया था। स्वर्ण भूमि का वह राजा था जिसे नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उनके रख रखाव तो अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। कौन सा राजा था बताइए? कौन सा राजा था? तो बालदेव पुत्र थे। ये भी क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, देख लीजिए 64 में 2018 में पीरी में पूछा गया था। देखिए बालदेव होगा। बिहार की स्थापना तथा उनके रख रखाव थे अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए किसने प्रार्थना की थी? तो बालदेव ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? तो मुसलमान था कारण। यही ना बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त करवाया था। खजुराहो में मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कौन थे? चंदेलो थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है क्या था? धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कंदम्ब का नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ है? कंदम्ब का। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव महाकाव्य किसने? कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं जिसमें प्राकृतिक चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो भारवी ने लिखा। याद रखिएगा, 67 बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो भारवी ने लिखा है। वह स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। वह उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मलिद पन्हो। कौन है? मलिद पन्हो। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने होगा। बाणभट्ट होगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। 67 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। देख लीजिए चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए? तो ग्राम पंचायत के लिए चोल काल। याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। देखिए 63वीं 2017 पीढ़ी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध था। थोड़ा इसका पढ़ के सुना दे रहा हूँ। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी स्वायत्त शासी ग्रामीण विशेषता चोल काल में फेमस थी। संस्थाओं के प्रचलन के परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल ही होगा। स्थानीय स्वशासन के लिए देख रहे हैं, हाल ही फिलहाल में 66 बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। दक्षिण भारत
दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षण द्वार द्वार क्या कहलाते थे? दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो बी गोपुरम। क्या कहलाते थे? गोपुरम। 63 बीपीएससी का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को तो अगर सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।